Okay, good afternoon to all. To welcome to Sujit मोबी क्लासेस चैनल. तो टुडे इज अ फर्स्ट हमारा लेक्चर है इसके अंदर, सुजीत मोबी क्लासेस के अंदर. और इसमें आपको सभी तरह के जितने एग्जामिनेशन हमारे कंडक्ट होते हैं, राइट, उन सभी के हम जो एग्जाम के रिगार्डिंग लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाएंगे. और इसमें आपको जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी लेवल तक जाएंगे, स्टेट पीसीएस लेवल तक हों, या DSSS के एग्जाम्स हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, उस सब में आपको सपोर्ट मिलेगा. और इसमें जो साइंस पार्ट है वो सारा हम कवर करेंगे. और इवन आगे चलकर हम इसमें नीट से रिलेटेड भी वीडियो भी अपलोड करेंगे, और जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में. एंड इसमें आप देखेंगे कि जितने भी हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को, या जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो वह सारे क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम्स में आपको मिलेंगे, आए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका प्रॉपर सॉल्यूशंस आपको मिलेगा. तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है स्टूडेंट्स में. तो इसलिए जो ये लेक्चर्स अपलोड होंगे, इनको अच्छे से आप कैरी करिएगा और इनको तैयारी कीजिएगा. तो आप देखें कोई भी एग्जाम आप मिस नहीं कर पाएंगे. तो इसमें जो काम के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि देखो होता क्या है कि बच्चे को यही नहीं पता मुझे कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है. तो एग्जाम में क्वेश्चंस भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं कि बच्चे को यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने क्वेश्चन कब करना था और मैं क्यों नहीं किया. तो उसको इतना वास्ट सिलेबस, इतना ह्यूज सिलेबस होता है कि वो बेचारा खुद ही लास्ट मोमेंट से कंफ्यूज रहता है. यहां पर हम शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो साइंस के इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. तो कोशिश ये रहेगी कि आपका कोई भी चीज मिस ना हो. ठीक है, जो जो टॉपिक आपके एग्जाम से आने वाले हैं, राइट फ्रॉम द DSSS से लेके चलेंगे, एसएससी लेवल तक होंगे, स्टेट पीसीएस लेवल होंगे, यूपीएससी लेवल का होगा. तो सब क्वेश्चंस के हम वीडियोस अपलोड करेंगे साइंस पार्ट के. तो ये आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स. तो हम जब शुरू करते हैं, सबसे पहले आसान टॉपिक शुरू करेंगे, और साइंस का हम जो पार्ट लेंगे वो बायो से जुड़ा होगा. क्योंकि आप देखेंगे जितने भी एग्जाम्स, हमारा जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, उनमें साइंस का काफी बड़ा रोल प्ले होने लगा है. ठीक है, साइंस के जुड़े हुए क्वेश्चंस वो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में. और इसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट रहता है वो बायो का रहता है. तो बायो से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और बहुत से एक ही टॉपिक में एग्जामिनर वो बेसिक्स क्वेश्चन भी लेकर आता है, जो बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जाम्स के अंदर कंडक्ट होते हैं, या बहुत से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और उसी टॉपिक में से वो कुछ ऐसे क्वेश्चन निकाल लेता है जो थोड़े से अपग्रेड लेवल पे, हाई लेवल पे आते हैं. तो यहां पर बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि मुझे कितना और कैसे पढ़ना है. ठीक है, अगर वो मान के जो DSSS की तैयारी कर रहा है, तो मुझे DSSS में कितना लेना है. ठीक है, क्योंकि उसमें साइंस का जो परसेंटेज दे रहे हैं अभी कम लेवल का है. केवीएस में थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा दिया उन्होंने. ठीक है, सिंपली अगर हम देखें कि थोड़ा और एग्जाम में स्टेट पीसीएस में जाते हैं, तो वहां पे साइंस का लेवल और हाई हो गया. राइट, टॉपिक्स वही है, सेल बायोलॉजी है, लेकिन सेल बायोलॉजी में अगर वो क्वेश्चन लेता है तो जो DSSS के अंदर आएगा तो बहुत सिंपल लेवल क्वेश्चन निकाल सकता है एग्जामिनर. लेकिन पीसीएस लेवल का निकालेगा तो क्वेश्चन और अप लेवल पे चला जाएगा. तो चीज वही, टॉपिक वही, लेकिन एग्जाम में पूछने का जो सिनेरियो है वो पूरा ही अलग होगा. तो इसलिए हम जो कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा मटेरियल दिया जाए जो मटेरियल आपको आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें काफी सपोर्ट मिले. ठीक है, तो हम जो यहां शुरू करेंगे सुरजीत मोबी क्लासेस के अंदर, तो इसमें हम जो पहला जो टॉपिक कॉमन रहेंगे वह टॉपिक है, दिस इज सेल बायोलॉजी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, सेल बायोलॉजी. आई थिंक बैकग्राउंड क्लियर है, यह बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करना चाहिए. तो हम अगर इसमें देखें, सेल बायोलॉजी से जुड़ा हुआ पहला जो टॉपिक है, दिस इज, उसको हम लेंगे. और इसको जनरली हम कोशिका विज्ञान के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान से जुड़ा हुआ टॉपिक रहेगा हमारा. तो फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले हम जो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, पहला जो रहता है कि कोशिका विज्ञान क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है. तो ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं से संबंधित, ठीक है, उनका अध्ययन करते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं, उनके फंक्शनल जो नेचर है उसके ऊपर हम समझते हैं चीजों को,
वो कैसे काम करती हैं, तो इसकी पूरी जानकारी उनकी जो हमारे सेल स्ट्रक्चर्स हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले सेल बायोलॉजी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखें, जो सेल बायोलॉजी है, कोशिका विज्ञान जिसे कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का जो कंसेप्ट है, अगर हम देखें, सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि बहुत से एग्जाम से पूछा गया है कि सेल या कोशिका क्या है। तो सेल या कोशिका जो होती है, ये जीव की मूलभूत, ठीक है, तो दैट इज, इट इज बेसिक, जिसको हम फंडामेंटल भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, या हम इसको ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। तो दैट इज, ये जीव की, दैट इज विच इज कॉल्ड बेसिक, आधारित, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल की जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई की बात करते हैं, सेल की, दैट इज कॉल्ड, हम अब जितनी कहते हैं कि अगर भौतिक का मतलब हमने क्या बोला, यहां पर एक फंडामेंटल वर्ड आया है, फंडामेंटल यानी बेसिक। अगर आप देखें फंडामेंटल का मतलब क्या है, अगर कोई भी चीज है उसका एक बेस होता है, अगर वो बेस ना रहे तो चीज का अस्तित्व नहीं रहता। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जीवन की या जीव की उसकी बेसिक इकाई और उसकी संरचनात्मक, उसकी कार्यात्मक जो भी कार्य प्रणाली होगी, वो सारी की सारी कौन कंडक्ट कर रहा है, वो कर रहा है कोशिका, यानी सेल। अब सेल को हमने जीवन की बोला या जीव की बोला, यानी अगर हम सेल को हटा दें, यानी सेल का अगर अस्तित्व ना रहे तो जीव का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, जीव का अस्तित्व मतलब जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पे वर्ड आता है, बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है ये, कि कोशिकाएं होती हैं क्या। तो ये क्वेश्चन DSSB में भी काफी लेवल पे चला गया है, CTET लेवल में जाता है। तो कोशिका का बेसिक अगर नेचर देखें, ये संरचनात्मक है, कार्यात्मक है और बेसिक है, ये तीन चीजें इसमें काम करेंगी। ओके, अब हम कैसे मान सकते हैं इसको कि बेसिक है, इसके लिए समझने के लिए हम एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, वो पैटर्न क्या रहेगा, वो उस पैटर्न को फॉलो करने की बात करें तो देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आप देखें जो सेल्स हैं, ठीक है, यानी एक सेल जब दूसरी सेल से मिलती है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा। तो सेल्स व्हेन दे कंबाइंस विद ईच अदर, राइट, एंड परफॉर्म अ स्पेशल या स्पेसिफिक फंक्शन, यानी जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, कौन सी कोशिकाएं, सेल्स विद सिमिलर ऑरिजिन, विद सिमिलर ऑरिजिन यानी समान उत्पत्ति की कोशिकाएं, समान उत्पत्ति की कोशिकाएं, ठीक है, जब ये आपस में मिलेंगी और परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, राइट, यानी समान कार्य करती हैं या विशेष कार्य करती हैं,
then they makes a bigger structure and this is known as a tissue. टिश्यू का मतलब है उत्तक. ओके, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब समान प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, लेकिन समान कोशिकाएं कौन सी हैं? जिनकी उत्पत्ति समान रूप से हुई हो. राइट. यहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या समझ में आता है? फीचर यह समझ में आता है कि जब एक जीव का जन्म होता है, उसके जन्म से पहले की अवस्था की बात करें, दैट पीरियड इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजिकल. इसके अंदर गेस्टेशन पीरियड आता है. तो गेस्टेशन पीरियड के दौरान जब वो अभी पूरा जीव नहीं बना, उस दौरान उसके जो शरीर में का निर्माण होने से पहले उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं यानी कि 3 प्रकार की परतों का निर्माण होता है. ठीक है. यानी आप सब जानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में रहा है, क्वेश्चन आता है कि सभी जीवों का जीवन एक कोशिका से आरंभ हुआ है एंड उस कोशिका का नाम क्या है? ऑल द लाइफ बिगिंस फ्रॉम अ सिंगल सेल. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सेल? दैट आंसर इज जाइगोट, यानी जो युग्मज होता है. तो सभी जीवों का जीवन जब मेल और फीमेल जनन कोशिकाएं मिलती हैं आपस में, तो मिल करके एक निर्माण होता है, एक बड़ी संरचना का, एक स्ट्रक्चर का, एक कोशिका का, और उस कोशिका को हम जाइगोट का नाम देते हैं, यानी युग्मज का नाम देते हैं. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे. मैं आने वाले अपने वीडियोस के अंदर ये भी अपलोड करूंगा जो क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन बैंक बना करके उसको हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में. ठीक है. तो अब आप देखें कि जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तब निर्माण होता है एक बड़ी संरचना का. और हमने यहां बताया कि जब एक जीव का निर्माण होता है उससे पहले एक जाइगोट बनता है, और जाइगोट में लगातार कोशिका विभाजन, रिपीटेड मल्टीपल कोशिका विभाजन होता है, और उस दौरान अ बंच ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह बनना शुरू हो जाता है. और लेटर ऑन ये बंच ऑफ जो सेल्स है ये डिफरेंशिएट करता है और 3 प्रकार की लेयर्स बना लेगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. ये 3 प्रकार की परतों का निर्माण करेगा. अब ये 3 प्रकार की परतें क्या करती हैं? ये 3 प्रकार की परतें जो हैं ये लेटर ऑन आपस में अलग अलग अंगों का निर्माण करना शुरू कर देगी. ठीक है, बाहरी भित्ति, मध्य भित्ति और अंतः भित्ति, ये 3 लेयर्स बनती हैं एक शिशु का जन्म होने से पहले की अवस्था की दौरान, यानी कि जाइगोट के बाद. उसके अंदर कुछ सबस्टेजेस है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ब्लास्टोमियर्स द्वारा बनते हैं. ठीक है, गैस्ट्रोला स्टेज भी आता है. ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, बट नीट क्लासेस के लिए हम उसको ढालेंगे. तो अब आप देखें तो यहां पर ये जो टिश्यूज है ये बना जब बहुत सारी सेल्स मिली हैं और इसमें समान प्रकार कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, तब एक बड़ी यूनिट का निर्माण हो गया, टिश्यू. जैसे आपने समझा होगा कि अगर हम घर बनाना चाहते हैं तो घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ईंट. बिना ईंटों की मदद के हम घर की कल्पना नहीं कर सकते. ठीक है, अब आपने घर बनाने के लिए ईंट का जुगाड़ कर लिया. अब ईंटें तो आपने रख ली. अब ईंटों को जब आप एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं, ईंट का मतलब सेल, तो सेल आपने बना लिया और सेल के बाद आपस में जुड़ती जाएंगी, तब निर्माण होगा एक बड़ी संरचना का, यानी जो छोटी दीवार बनी है दैट इज कॉल्ड टिश्यू. तो दीवार को या वॉल को आप एक टिश्यू का रूप मान सकते हैं. ठीक है, तो टिश्यू बना. और टिश्यू जो होता है इट इज अ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ टिश्यू. स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं. हिस्टोलॉजी यानी उत्तक विज्ञान. हिस्टोलॉजी या उत्तक विज्ञान की श्रेणी में इसको पढ़ा जाता है. तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट जाता है कि उत्तक विज्ञान क्या है. द स्टडी ऑफ टिश्यूज नोन एज अ हिस्टोलॉजी. उसके बाद अब ये जो टिश्यूज आपस में मिले हैं, राइट, अब ये जो टिश्यू है दे कंबाइन टुगेदर and perform a specific function. Perform a specific function. Right. अब ये जो उत्तक है ये आपस में मिले हैं और मिल करके एक विशेष काम करना आरंभ करेंगे. ठीक है, राइट. जैसे आपने देखा एक दीवार के साथ दूसरी दीवार जोड़ दी, तीसरी दीवार जोड़ दी, 4 दीवार, तो 4 दीवारें जोड़ दिया आपने तो एक घर की शुरुआत हो जाती है. छत वत तो खैर बाद में डलेगी, लेकिन एक आपका 4 दीवार डलने के बाद एक कमरे का निर्माण सा शुरू हुआ.
उसी प्रकार ये जो उत्तक होते हैं ये भी 4 होते हैं, 4 प्रकार के। वी हैव 4 काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यूज हमारे पास 4 प्रकार के हैं, ठीक। एपिथेलियम, जिसको अस्तरीय उत्तक कहा जाता है। देन कनेक्टिव, that is called संयोजी। then muscular, that is called पेशीय। and finally nerve, that is called तंत्रिका उत्तक, राइट। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखें ये हमारे पास 4 तरह के जंतु उत्तक है। ये क्वेश्चन भी बहुत से एग्जाम्स में रहता है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के एनिमल टिश्यूज होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनिमल टिश्यू हमारे पास 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? दैट इज, वन इज एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्व टिश्यू। ये 4 तरह के हमारे पास जंतु उत्तक है। अब ये जो जंतु उत्तक है जब ये आपस में मिलेंगे, यानी कि 4 दीवारें मान के चले आप, ये आपस में जब मिलेंगी और परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन यानी विशेष काम करना आरंभ कर देते हैं, तब निर्माण होगा एक और बड़ी संरचना का, जिसको हमने कहा कमरा बन गया, है ना, घर बन गया। तो दैट इज कॉल्ड एक ऑर्गेन, यानी अंग का निर्माण हुआ, एक अंग बना। नाउ यू सी हमारी बॉडी में कितनी तरह के अंग हैं। कुछ बाहरी अंग हैं, कुछ आंतरिक अंग हैं, इतने अंग हैं हमारे पास। द होल बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स। अब इतने तरह के ऑर्गन्स हैं, लेकिन उन ऑर्गन्स का अस्तित्व कहां से है? उन ऑर्गन्स का अस्तित्व है कि जब ये टिश्यूज यूज होंगे तो टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाएंगे। लेकिन ये टिश्यूज कब बने? जब सेल्स मिलेंगे आपस में। तो एक हायरार्की की ओर बढ़ते जा रही है। दैट्स अ सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन से हम कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे एक निर्माण होगा ऑर्गन का, यानी एक अंग का निर्माण होगा, ठीक है। अब ऑर्गन या अंग हमारा बना। अब ये जो ऑर्गन या अंग जो होगा ये क्या करेगा? अब इसमें अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें अंगों का, तो आप देखिए हमारी बॉडी में कितनी तरह के अंग हैं, है ना। एक्सटर्नल, इंटीरियर वी हैव। अब जस्ट सिंपल एग्जांपल है, जैसे हम बात करते हैं अपने हैंड की। हमारा हाथ जो है एक एक्सटर्नल ऑर्गन है, ऑफ कोर्स इट्स अ ऑर्गन, ठीक है। हमारा माउथ ऑर्गन है, ठीक है। हमारे पैर ऑर्गन्स हैं, नोज ऑर्गन है, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन। लेकिन अगर इन ऑर्गन में छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं अपने हाथ का, तो इस हाथ के अंदर भी आप देखें 4 तरह के उत्तक अवेलेबल हैं। कैसे? देखिए हाथ का जो हमारा स्किन है, इट इज टोटली मेड अप ऑफ एपिथेलियम, हमारी एपिथेलियम से मिलकर बनता है, ठीक है। द होल स्किन इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू एक प्रकार का अस्तरीय, इट्स अ लेयरिंग टिश्यू है। इट मेक्स अ लेयर ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स। हमारे शरीर के सभी आंतरिक, सभी बाहरी अंगों का जो परत होती है, सरफेस होती है, वो सारी की सारी हमारी एपिथेलियम के द्वारा निर्मित है। अब एपिथेलियम के भी आगे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा आगे रखेंगे इसको। तो आप देखें कि इसमें ये जो एपिथेलियम टिश्यूज हैं वो हमारी लेयर का निर्माण कर रहे हैं, हमारे स्किन बन जा रही है। उसके बाद आप हाथ को थोड़ा सा दबाते हैं, यू फील दैट हार्डनेस, हमारे हाथों के अंदर हार्डनेस है। वो हार्डनेस किस कारण है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बोन्स, हड्डियां हैं। और हड्डियां उदाहरण है एक प्रकार के किसका? एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू का। क्योंकि हड्डियां इट कनेक्ट्स इंटरनली द होल बॉडी। हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, एक पर्टिकुलर ढांचा, एक स्केलेटन बनता है हम सबका, एक पर्टिकुलर शेप दिखाई देती है, ठीक है। कभी देखा किसी का मुंह टेढ़ा मेढ़ा सा हो, उसका जैसे लाइक बैलून है, बैलून तरफ जैसे मर्जी घुमा दो, ऐसा नहीं होता। हम सबकी प्रॉपर एक बॉडी का शेप है, स्ट्रक्चर है। तो बॉडी का शेप या स्ट्रक्चर जो हमें मिल रहा है वो किस कारण? इट इज ड्यू टू द बोनी स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड स्केलेटन। एंड द बोनी स्ट्रक्चर और स्केलेटन जो है, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट कनेक्ट होल बॉडी इनसाइड।
हमारी पूरी इंटरनल बॉडी को आपस में जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। बोन्स या स्केलेटन is the example of which kind of tissue? Then answer goes to is the example of connective tissue. एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, क्योंकि हमें इंटरनल बॉडी को संयोजन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, एक बॉडी पार्ट को दूसरी से जोड़ रहा है। थर्ड, आप देखा हुआ हाथ को अगर आप थोड़ा दबाते हैं तो एक थोड़ा गद्देदार चीज महसूस होता है, फ्लैशी वाट, वो क्यों है? इट्स ड्यू टू मसल्स, है ना। जिम जाते हैं लोग, कहते हैं हम मसल्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट फ्रेंकली आपको पता होना चाहिए मसल्स क्या है। मसल्स या पेशियां अगेन इज एग्जांपल ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी उत्तक की एक उदाहरण है। तो ये भी हमारे हाथ के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, राइट। तो अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि मसल्स, तो मसल्स भी एक प्रकार का उत्तक हो गया, पेशी उत्तक हो गया, और ये भी हमारे आपस में पूरी बॉडी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगर आपका हाथ कट जाता है, वी नो दैट ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, ब्लड आता है। ब्लड इज ऑल ओवर इनसाइड द बॉडी, पूरा ब्लड प्रेजेंट है हमारा। ब्लड भी उदाहरण है कनेक्टिव टिश्यू का, क्योंकि ब्लड इंटरनली पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट कर रहा है। आपने जो कुछ खाना खाया वो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में मिक्स हो गया, और ब्लड उसको इंटरनली सारी बॉडी को पहुंचा रहा है, सारी बॉडी की सेल्स को दे रहा है वो। तो इंटरनली कनेक्ट ऑल द बॉडी पार्ट, ऑल दैट बॉडी सेल्स। सो दैट इज द रीजन ब्लड अगेन इज एग्जांपल ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में कई बार आता है, और इवन ये एसएससी लेवल तक क्वेश्चन निकल जाता है आपका, ठीक है, कि विच वन इज एग्जांपल ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सा तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो यहां से जाएगा ब्लड। तो ब्लड भी उदाहरण है। तो अब आप देखें कि हमारे इसके साथ अगर आपने देखा किसी व्यक्ति हमें को टच करता है, वी गेट इमीडिएट सेंसेशन। इवन कोई हमारे हल्के से हेयर्स को भी पिक करता है तो हमें एकदम से अनुभूति हो जाती है, हमें पेन होता है। क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ नर्व टिश्यू, न्यूरॉन, नर्व फाइबर्स। ये भी उदाहरण है एक प्रकार के उत्तक का, टिश्यू का। नाउ यू फील दैट हमारे एक छोटे से अंग यानी हाथ के अंदर भी ये चारों ही प्रकार के उत्तक अवेलेबल है। इनमें से एक भी टिश्यू ऐसा नहीं जो मिसिंग हो, ठीक है। और ये चारों ने मिलकर एक काम किया। क्या काम किया? हाथ से हम क्या करते हैं? चीजों को पकड़ते हैं, मूवमेंट कराते हैं, है ना। किसी को भूसा मारना होता है हम यूज करते हैं इसको। तो कहने का मतलब है ये सारी की सारी चीजें मिल करके, सारी की सारी चीजें चारों तक मिल करके एक छोटा सा क्या बना दिया? हाथ बना दिया, राइट। यूनिटी है बॉडी के अंदर, हर चीज के अंदर, बॉडी पार्ट में सभी चीजें आपस में यूनिटी बना करके काम करती हैं, तब इतना बड़ा मानव का स्ट्रक्चर तैयार होता है। किसी भी जीव का, खाली मानव क्यों, हम कोई और एनिमल भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर समझने वाली बात है, यानी कि चारों उत्तर मिलकर एक निर्माण हुआ अंग का। सिमिलरली एक और छोटा एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे माउथ में छोटा सा अंग है, दैट्स कॉल्ड टंग, जीभ जिसे कहते हैं। अब जीभ जो है देखने में बहुत छोटी सी है, लेकिन इस जीभ के कारण आप सब जानते हैं ये गले में फूलों की माला भी डलवाती है और जूते भी डलवाती है, ठीक है। अगर नपा तुपा हम बोलते हैं, परफेक्टली बोलते हैं, तो यही हमें कहीं से कहीं पहुंचा देती है। और अगर हमने इसका मिस यूज किया, इस छोटी सी जीभ का, है ना, तो हमें बहुत नुकसान करती है। किसी को अब्यूज लैंग्वेज यूज करेंगे तो ऑफकोर्स जूते पड़ते हैं। और अगर ये अपने लिए भी हम करते हैं, अपने लिए का मतलब कि मन चाहा जो टेस्ट मिला उसको हम खाना शुरू कर दिया, ये नहीं पता हम कहां पे क्या खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खाना शुरू कर दिया, कहीं पे कुछ खाना शुरू कर, तो उसका रिजल्ट कहां मिलता है? रिजल्ट पूरी बॉडी को झेलना पड़ता है। अगर हमने जरा सा गलत कुछ खाया तो उसका रिजल्ट किसको मिलेगा? हमारे पूरे शरीर को मिलेगा। हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा। वी हैव अ प्रॉब्लम्स लाइक हमें गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, लूज मोशंस हो जाएंगे। तो छोटी सी गलती जीभ ने की, टेस्ट लेने के लिए किया, और टेस्ट कहां पे लिया? अच्छा खाया, बुरा खाया, लेकिन उसका रिजल्ट हमारी सारी बॉडी की कोशिकाओं तक पहुंचता है, और जिसका टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट फीचर कि हमें हमेशा एक चीजों को एक बैलेंसिंग फॉर्म में यूज करना है, ठीक है। खाना भी खा रहे हैं तो बैलेंसिंग फॉर्म में लें, ठीक है। किसी को बोल रहे हैं तो भी बैलेंसिंग फॉर्म में बोलें, ठीक है। अनबैलेंस होने का मतलब किसी जगह पर अनबैलेंस्ड है तो समझ जाइए कि हमारी जिंदगी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो इसलिए कभी भी ये शरीर का विडंबना है हमें कि हमें चीजों को समझ नहीं आता।
तो हमारा बॉडी हमें बहुत कुछ समझाता है, लेकिन फिर भी चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आप देखें कि ऑर्गन में हमने जीभ का एग्जाम्पल लिया। अब जो जीभ है, ठीक है, ये छोटी सी है, लेकिन इसके ऊपर भी चारों प्रकार के टिश्यू अवेलेबल है। जो स्किन है, हमारी जो जीभ है, इसके ऊपर फाइन लेयर होती है, एंड दिस इज कॉल्ड स्क्यूमस एपिथेलियम, विच इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू का उदाहरण है। तो स्क्यूमस एपिथेलियम हमारी स्किन जो है जीभ के ऊपर पतली सी लेयर होती है। और आपने देखा कभी हम कुछ गर्म चीज ले लेते हैं, चाय वगैरह अपने गर्म पी लेते, एकदम से आपको पता है सोर हो जाता है, जीभ हमारी हल्का सा वहां पे दाना वाना हो जाता है ना, जल जाती है, समथिंग कुछ बोलते थे हम इसको, राइट। तो ओरल सोर हो जाता है। तो उसके कारण क्या है कि हमें कहो वी कैन नॉट टेक द स्पाइसी फूड, हम उसके बाद नहीं ले पाते। तो ये जो ऊपर परत है, इट इज मेड अप ऑफ स्क्यूमस एपिथेलियम। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन ये नीट लेवल पे जाता है कि हमारा जो जीभ का द लेयर इज मेड अप ऑफ विच काइंड ऑफ टिश्यू, दैट इज गोस टू स्क्यूमस एपिथेलियम से जुड़ा हुआ मटेरियल है। उसके बाद जब आप देखें जीभ के अंदर हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट अलग अलग चीजों को हम टेस्ट करते हैं। कभी स्पाइसी खाते हैं, कभी हम सॉल्टी लेते हैं, कभी हम बिटरनेस का तो खाना लेना ही नहीं चाहते, कोई भी हर आदमी अच्छा चीजें लेना चाहता है, लेकिन जीभ हमें सभी चीजों की अनुभूतियां करवाती है, ठीक है। वो अनुभूति हमें कैसे मिलती है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बर्ड्स। मिलियन ऑफ टेस्ट बर्ड्स हमारे एक जीभ के ऊपर अवेलेबल होते हैं, और ये टेस्ट बर्ड्स हमें अलग अलग टेस्ट की अनुभूतियां भी देते हैं। और इन टेस्ट बर्ड्स से जुड़ा हुआ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब टॉपिक करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे, तब हम इसको फोकस करेंगे। तो आप देखें कि टेस्ट बर्ड्स भी अवेलेबल है, एंड इट इज जो हमारे न्यूरॉन के कारण हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट मिलते हैं, राइट। उसके बाद आपको मालूम है जीभ के अंदर हड्डियां नहीं है, बोन्स आर नॉट देयर, बट दे आर द मसल्स। तो मसल्स आर प्रेजेंट इन द बोन्स, तो मस्कुलर टिश्यूज अगेन अवेलेबल, ठीक है। तो यहां मस्कुलर टिश्यूज भी आपके पास अवेलेबल है, गॉट इट। इसके अलावा आप देखें जीभ अगर हमारी कट जाती है, वी हैव एन एक्चुअल ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग शुरू हो गया तो ब्लड आना शुरू हुआ। ब्लड अगेन एज आई टोल्ड यू इज एग्जांपल ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू भी मिला, यानी हड्डियां नहीं मिली लेकिन ब्लड मिला, तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया, गॉट इट। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास एपिथेलियम टिश्यू भी अवेलेबल है, मस्कुलर टिश्यू भी अवेलेबल है, नर्व टिश्यू भी अवेलेबल है, एंड कनेक्टिव टिश्यू भी अवेलेबल है एक छोटे से ऑर्गन दैट इज कॉल्ड टंग के अंदर, ठीक है। ऐसे ही अब आप देखें जब ये ऑर्गन्स आपस में फिर से मिलेंगे, ऑर्गन्स, ठीक है, ये आपस में, ठीक है, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये फिर से अगर मिलकर स्पेसिफिक फंक्शन कंडक्ट करते हैं, देन क्या बनेगा? हमारे पास एक और बिगर स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, विच इज कॉल्ड अंगतंत्र। अब ऑर्गन सिस्टम या अंगतंत्र की बात करें, वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी। हमारे पास अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें गैस्ट्रिक सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द ओरल कैविटी, हमारी मुख गुहा से आरंभ होता है। ओरल कैविटी, राइट, दैट इज कॉल्ड माउथ। माउथ के बाद भोजन हमारा कहां जाता है? दैट इट गोज टू द ईसोफेगस, एंड ईसोफेगस के बाद देन फूड एंटर इनटू द स्टमक, हमारे पेट की ओर जाता है, आमाशय, एंड आमाशय के बाद देन फूड एंटर इनटू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, and finally small intestine it goes to the large intestine. So now you see कि फूड लगातार हमारा मूव करता है, और ये जितने भी हमने अंग लिखे हैं दैट्स कॉल्ड, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। नाउ यू सी ये सारे के सारे जो सिस्टम के पार्ट्स हमने लिखे, ऑल द पार्ट्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ओनली रिलेटेड विद द डाइजेशन।
इसमें ये कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो डाइजेशन के अलावा कोई अन्य काम कर रहा हो। सबका एक ही मोटिव है, क्या? डाइजेशन से जुड़ा हुआ काम करना। ठीक है, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो यहां पर ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट जाएगा कि हमारे डाइजेशन से जुड़े हुए, ठीक है, अंग कौन से हैं? तो ये सारे अंग हैं हमारे डाइजेशन से जुड़े हुए पार्ट। ठीक, तो इसमें भी क्वेश्चन जनरेट होता है कि इसमें ऑर्गन्स से जो हमारा जो सिस्टमैटिक एक बना हुआ है, ठीक है, पाथ बना हुआ है, तो इसको एग्जामिनर चेंज करता है। ठीक है, वो क्वेश्चन देता है कि विच वन इज अ राइट सीक्वेंस और डिफरेंट ऑर्गन्स रिलेटेड विद डाइजेशन, यानी अलग अलग कौन से ऐसे अंग हैं जो कि डाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनका राइट सीक्वेंस क्या है, उनको क्रमबद्ध कीजिए। तो क्रमबद्ध कीजिएगा, आप समझें कि उसको सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। तो सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आप देखें जितने भी पार्ट्स हैं हमारे पास, तो माउथ, ईसोफेगस सभी सिस्टमैटिक फॉर्म में है, और एग्जामिनर को थोड़ा सा चेंज करेगा। तो आपको थोड़ा सा इस बात को पकड़ना है कि वो चेंज को आप समझ पाए कि उसने कौन सी चेंज की है। तो आपको तभी हो पाएगा जब आपको अपने बॉडी के ही ऑर्गन्स पता होंगे। ठीक है, तो ये डाइजेशन से जुड़े हुए पार्ट है। नाउ यू सी कि जितने भी ये पार्ट्स हैं, दे परफॉर्म ओनली वन फंक्शन। व्हाट फंक्शन? रिलेटेड विद डाइजेशन। इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं जो डाइजेशन से अलावा चेंज करे। सिमिलरली अगर हमारे पास दूसरा पार्ट है, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, हमारी नॉस्ट्रिल से शुरू होता है। फ्रॉम नॉस्ट्रिल इट एंटर्स इनटू द ट्रेकिया, है ना। तो नॉस्ट्रिल से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो जाएगा ट्रेकिया यानी विंड पाइप के अंदर। ट्रेकिया से ब्रोंकस, दो पार्ट्स में बटेगा। ब्रोंकस से देन इट एंटर इनटू द लंग्स, हमारे फेफड़ों में चला जाएगा। फेफड़ों के अंदर देन इट्स सब डिवाइडेड इनटू द ब्रोंक्यूल्स, छोटी छोटी पार्टीशन में चला जाएगा। ब्रोंक्यूल्स से इट एंटर इनटू द एल्वुलाई। अब एल्वुलाई इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे बंच इज अ ग्रेप लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है ये, तो वैसे संरचनाओं में चला जाएगा। तो ये सारे के सारे पार्ट्स दे आर रिलेटेड विद द रेस्पिरेशन, यानी हमारा जो विकर्ण श्वसन तंत्र है उससे जुड़ा हुआ है। तो यहां पर भी आपकी सीक्वेंस निकलती है, तो एग्जामिनर कई बार से सीक्वेंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी लेकर आता है। आपको फोकस जो करना है, सिर्फ फोकस इस बात पे करना है कि जो हमारे पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनका सीक्वेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो वो साथ साथ हम इनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझिए। अब आप देखें, इसी प्रकार जब ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिल जाते हैं, देन एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, then a form an organism, तब एक जीव की उत्पत्ति हो जाती है। जीव एक कंप्लीट हुआ, तब एक जीव कंप्लीट हो जाता है, यानी ऑर्गेनिज्म बन गया। यानी हमारा जो बॉडी है 5-6 फीट लंबी जो बॉडी है, लेकिन उसका अस्तित्व जो है इट इज ओनली ड्यू टू द सेल के कारण है। यानी अगर सेल इसमें हटा देते हैं, सेल हमारी रिमूव हो जाए, बेसिक सेल्स को हटा दी जाए, तो नथिंग इज पॉसिबल। तो कोई भी शरीर का निर्माण नहीं होगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि बेसिक भी है, स्ट्रक्चर का मतलब कि ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी पार्ट, एज आई टोल्ड यू, ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ द सेल। सारे अंग किसके बने हुए हैं? सेल्स के। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चरल भी है, और ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर कैरिड आउट बाय द सेल। यानी जितने भी फंक्शंस हमारे शरीर के हैं वो भी कौन कैरी कर रहा है? सेल कैरी कर रही है। तो इसलिए सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल